सभी का पुनः HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। यह केमिस्ट्री का वीडियो है जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये आपका वीडियो है। देखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, सेटजम नियम अथवा तथा हुंस डीकर क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो सेटजम नियम कहता है, सेटजम नियम को समझाना है। देखिए, सेटजम नियम क्या होता है? सेटजम नियम, अब सेटजम नियम क्या होता है? जब हेलो एल्केन, जब हेलो एल्केन का डी हाइड्रोहाइलोजनीकरण होता है, जब हेलो एल्केन का डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण होता है, तो बनने वाली एल्केन, तो बनने वाली एल्केन का मुख्य उत्पाद वह एल्केन होती है जिसमें असंतृप्त कार्बन पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। तो सेटजम नियम क्या होता है? जब हेलो एल्केन का डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण होता है तो बनने वाली एल्केन का मुख्य उत्पाद वह एल्केन होती है जिसमें असंतृप्त कार्बन पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 CH2, यहाँ पर एक कोई हमने हाइड्रोजन लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया Br, फिर CH3, इसके हमने दो अणु ले लिए। अब देखिए, यहाँ पर हो रहा है डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण, तो हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। अब इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन निकलता है। अब इस कार्बन से जब हाइड्रोजन निकलता है तो हाइड्रोजन बगल वाले कार्बन से निकलता है। अब बगल वाले कार्बन से जब निकलेगा तो इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। तो इससे निकलेगा तो क्या बनेगा? इससे निकलता है तो हमारा बनेगा CH3, ये बचेगा, एक H निकल जाएगा तो बचेगा CH, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अगर इस कार्बन से निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर HBr माइनस हो जाएगा, -HBr, तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण होगा तो -HBr अलग हो जाएगा। अब दूसरी एल्कीन हमारी ये बन सकती हैं, दो हमने लिए हैं तो दूसरी बन सकती है CH3
CH3। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो इससे हमारी 2 एल्कीनें बन रही हैं। अब सटजप नियम क्या बताता है कि वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में होती है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। तो हमारा ये मुख्य उत्पाद हमारा ये होगा, ये हमारा होगा मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद ये हमारा बनेगा। यही हमारा सटजप का नियम था। तो आई होप समझ गए होंगे। फिर दूसरा है हुन्स-डीकर अपक्रिया, किसे कहते हैं? तो हुन्स-डीकर अपक्रिया देखिए, हुन्स-डीकर अपक्रिया, हुन्स-डीकर अपक्रिया। हुन्स-डीकर अपक्रिया जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जब मोनोकार्बोक्सिलिक जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया, सिल्वर लवण की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 से, ब्रोमीन से कराई जाती है, ब्रोमीन से कराई जाती है तो ब्रोमो एल्केन बनता है, तो ब्रोमो एल्केन बनता है। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 से कराई जाती है तो ब्रोमो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब इसकी रासायनिक समीकरण होगी, जैसे RCOOAg की क्रिया जब हम Br2 से करा देते हैं, Br2 से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो यहाँ से हमारा CO2 अलग हो जाता है, एक Br Ag से मिलकर AgBr बना देता है, एक Br हमारा एल्किल समूह से जुड़ करके हमारा ब्रोमो एल्केन बना देता है। तो हमारा मुख्य उत्पाद बन जाता है ब्रोमो एल्केन, RBr ब्रोमो एल्केन बन जाता है, प्लस CO2 बाहर हो जाती है और हमारा बन जाता है AgBr। इस तरह से जो हेलो एल्केन बनता है, ब्रोमो एल्केन बनता है, यही हमारा मुख्य उत्पाद होता है। जैसे हम एल्किल इसको भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया R को ले लिया CH3, तो CH3COOAg प्लस Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में हमने रिएक्ट करा दिया, तो एक Br AgBr Ag के साथ मिल करके AgBr बना देगा, CO2 अलग हो जाएगी और हमारा एक Br CH3 से जुड़ जाएगा, एक Br
एक Br हमारा CH3 से जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारा जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो इस तरह से हमारी हिम शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है। तो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो इनके IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए पहला है कार्बनिक यौगिक है हमारा 2019 में पूछा गया है FP सेट में। तो देखिए हमारे इसमें जो मुख्य चयन का जब हम करते हैं तो नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड में हमारा क्रियात्मक समूह जल्दी मिलता है। अब देखिए इधर से करेंगे तो हमारा CH3 ग्रुप मिलेगा 2 नंबर कार्बन पे, इधर से करेंगे 2 नंबर पे हमारा हाइड्रॉक्सिल समूह मिलेगा, हमारा अल्कोहल समूह मिलेगा। तो OH समूह हमारा क्रियात्मक समूह है, इसलिए नंबरिंग हमारी जो होगी इस साइड से होगी। तो 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन। तो पहले का आंसर हो जाएगा, अब 5 कार्बन के लिए हमारी चैन का नाम हो जाएगा पेंट। सबसे पहले हम रूट वर्ड का नाम लिखते हैं, तो ये नाम हमारा हो जाएगा पेंट। जिस कार्बनों में हमने नंबरिंग किया है उन कार्बनों में एक बंद लगा हुआ है, इसके लिए हम लगा देते हैं N, E रिमूव कर देते हैं। इसके लिए हम क्रियात्मक समूह का प्रयोग करते हैं और ये क्रियात्मक समूह हमारा सफिक्स सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क्रियात्मक समूह 2 पे भी है, 3 पे भी है, तो इसके लिए हम लोकेंट लिख देते हैं। तो 2, 3 जो जगह पे लगा हुआ है इसलिए लिख देते हैं डाई। और OH के लिए हमारा जो सफिक्स सेकंड होता है उसको बोलते हैं ऑल, तो हो जाएगा डाई ऑल। तो पेंटेन 2,3 डाई ऑल हो गया। अब 4 पे हमारा एक प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है, ये प्रतिस्थापी समूह हमारा परफिक्स कहलाता है, इसलिए इसका नाम हम आगे लिखते हैं, इसलिए इसको हम आगे लिखेंगे। तो इसको आगे हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। और एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ और इसमें जोड़ेंगे आइल, तो हो जाएगा मेथिल या मेथाइल भी कह सकते हैं। तो हमारा नाम बनेगा 4 मेथिल पेंटेन 2,3 डाई ऑल। ये हमारा पहले कार्बनिक यौगिक का UPAC नाम होगा। फिर बी वाले दूसरा बी में देखिए, अब नंबरिंग इसमें भी वैसे ही करेंगे जिसमें हमारा क्रियात्मक समूह मिल रहा हो। तो क्रियात्मक समूह इधर देखते हैं तो इधर हमारा एक प्रतिस्थापी समूह मिलता है, इधर 1 नंबर पे ही हमारा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन। तो 4 नंबर कार्बन की हमारे पास चैन है, इसलिए 4 नंबर कार्बन की चैन के लिए जो रूट वर्ड हमारा होगा वो होगा ब्यूट, वो हमारा होगा ब्यूट। जिन कार्बनों में हमने नंबरिंग किया है उन कार्बनों में सिंगल बंध है, इसलिए सफिक्स फर्स्ट जिसको अनुलग्नक भी कहते हैं वो अनुलग्नक फर्स्ट हमारा हो जाएगा N, तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। ये रिमूव कर देंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह हमारा अनुलग्नक सेकंड लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा अनुलग्नक सेकंड 1 नंबर पे है। तो चाहे तो हम लोकेंट भी लिख सकते हैं और चाहे छोड़ भी सकते हैं। तो 1 ऑल, तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। तो ब्यूटेन 1 ऑल। अब हमारे एक CH3Cl ये 3 प्रतिस्थापी समूह लिखे हुए हैं। इन 3 प्रतिस्थापी समूहों में 2 हमारे क्लोरीन के परमाणु हैं, तो एक साथ हो जाएंगे और ये हो जाएगा CH3। अब इसमें भी जब प्रतिस्थापी एक से अधिक होते हैं तो उसका नाम लिखने के लिए उस प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली पहले पढ़ता है। तो क्लोरो पहले पढ़ेगा और ये मेथिल बाद में पढ़ेगा, तो इसलिए पहले हम क्लोरो लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 पे क्लोरो एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है और क्लोरो का 3 पे भी लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2,3 2 जगह पे लगा हुआ है, इसलिए हम लगाएंगे डाई और क्लोरो, डाई
क्लोरो, तो 2,3 डाई क्लोरो। अब 2 नंबर पे हमारा लगा हुआ है प्रतिस्थापी, तो 2 नंबर पे जो प्रतिस्थापी लगा हुआ है उसमें एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हम यूज करते हैं मेथ, और उसके लास्ट में हम लगाते हैं आइल, तो हो जाएगा मेथाइल। तो इस तरह से पूरा नाम हमारा बनेगा 2,3 डाई क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये दूसरे का नाम होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये 2 यूपीएससी नाम 2000 में पूछे गए हैं, 2019 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। तो मोलरता की परिभाषा लिखना है। मोलरता क्या होती है? मोलरता, मोलरिटी, तो हमारी जो मोलरता होगी किसी विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो किसी विलयन, किसी 1 लीटर विलयन, किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या ग्राम अणु को मोल भी कह देते हैं, ग्राम अणुओं या मोलों, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से निरूपित करते हैं। इसे कैपिटल M से निरूपित करते हैं। इसका सूत्र होता है मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं, इसको हम मोल भी कह सकते हैं, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको शॉर्टकट में इस तरह भी हम कह देते हैं मोलरता M बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। तो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या होती भार बटे अणुभार, तो ये होता है भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन, इस आयतन को अगर हम ml में ले लें, तो विलयन का आयतन अगर ml में ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 1000 से गुणा हो जाता है। तो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन हमारा ज़्यादा तो सवाल जो होता है वो ml में दिया होता है, इसलिए ml में लेंगे तो इसको हम 1000 से गुणा करेंगे। इस तरह से हमारी ये फार्मूला बन जाता है। तो चाहिए फार्मूला माने, चाहिए शॉर्टकट में फार्मूला हो जाता है।
तो मोलरता को उदाहरण, अब उदाहरण देखिए इसका, कह रहा उदाहरण सही समझाइए। उदाहरण, अब उदाहरण में जैसे उदाहरण, यदि किसी विलयन की मोलरता, यदि किसी विलयन की मोलरता 0.3 है, 0.3 है, तो इसका तात्पर्य यह है कि 1 लीटर विलयन में, तो इसका तात्पर्य यह है कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय के 1 लीटर विलयन में विलेय के 0.3 मोल घुले हैं, 0.3 मोल घुले हैं। तो ये किसी विलयन की मोलरता 0.3 है, तो इसका तात्पर्य ये है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के 3.3 मोल घुले हुए हैं। तो ये हमारा उदाहरण हो जाता है। तो इस तरह से हमारे विलयन की मोलरता की परिभाषा और उसका सूत्र और उसका उदाहरण है। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन होगा, प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का नामांकित चित्र। तो चित्र आप बना लेंगे। चित्र तथा होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरणों सहित वर्णन कीजिए, या एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके निम्नलिखित पर क्या क्रिया होती है? सोडियम मेथॉक्साइड, अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। दूसरा है एथिल ब्रोमाइड बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए सब अलग अलग ढंग से पूछे गए हैं। तो ये कहता है नामांकित चित्र, तो चित्र आप बनाए होंगे, प्रैक्टिस किया होगा। अब इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसकी रासायनिक समीकरण आपको हम बताते हैं। तो देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपका 11 में भी पूछा गया, 13 में भी पूछा गया है और भी बीच में पूछा गया है, और इस बार के लिए भी आपका ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, पोटेशियम ब्रोमाइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल के साथ पोटेशियम ब्रोमाइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल व कर दीजिए व एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनती है। एथिल ब्रोमाइड बनती है। जैसे
तो पोटेशियम ब्रोमाइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल व एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनती है। जैसे अब इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा, जैसे हम पोटेशियम ब्रोमाइड KBr की क्रिया करा देते हैं H2SO4 से जब क्रिया करा देते हैं और गर्म कर देते हैं तो हमारा बनता है, देखिए एक ही H निकल करके Br के साथ चला जाता है तो HBr बन जाता है, और ये H निकलता है उसकी जगह पर K आ जाता है तो बन जाता है KHSO4 बनता है, प्लस बनता है HBr। अब इस HBr की क्रिया हम एथिल अल्कोहल से करा देते हैं तो C2H5OH एथिल अल्कोहल की क्रिया हम करा देते हैं HBr के साथ, फिर हम हीट कर देते हैं तो हमारा H और OH मिलकर के पानी बन जाते हैं और Br हमारा C2H5 के साथ जुड़ जाता है। इस कार हमारा बन जाता है C2H5Br प्लस H2O। चाहे तो ऐसे लिख दें, चाहे सब क्रिया को जोड़ के एक क्रिया भी लिख सकते हैं, जैसे HBr से HBr हमारा कट जाएगा तो हमारा बन जाएगा, देखिए हमारा बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। पहले हम लिख दें एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4। अब क्रिया करते हैं तो हमारा बनता है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस KHSO4 बनता है, प्लस एक अणु पानी बनता है H2O, और हमारा ये HBr से HBr कट जाता है। तो इस तरह से ये हमारी क्रिया हो जाती है। चाहे तो इस अकेले क्रिया को भी लिख सकते हैं या दो क्रियाओं को कराते हुए इसको योग करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बनता है, ये हमारा बन जाता है एथिल ब्रोमाइड हमको ये प्राप्त हो जाती है। तो कह रहा था एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये हमारी थी प्रयोगशाला विधि थी। इसने कहा एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए दो विधियों का वर्णन कीजिए, तो दो विधियों में तो हमारी एक प्रयोगशाला विधि हो गई। एक अन्य विधि को अगर हम देखें तो इसको हम मान लेते हैं एक, दूसरी क्रिया देखें, अगर हम एथेन की क्रिया एथेन C2H6 की क्रिया अगर हम Br2 से करा दें, अगर Br2 से करा देते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो हमारा ये बन जाता है C2H5, ये 6 होगा, एथेन है, तो हमारा बन जाएगा C2H5Br, कोई एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, और प्लस एक ही Br से मिलकर के HBr बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी विधि, इसमें कह रहा है दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो प्रयोगशाला विधि तो आपको लिखने हैं, प्रयोगशाला विधि हमारी अक्सर पूछी जाती है, लेकिन अगर दो विधियां कह रहा है तो एक प्रयोगशाला विधि लिख दीजिए और दूसरी आप ये एथेन की क्रिया ब्रोमाइड से करा दीजिए। तो दो विधियां हो गई। फिर हमारा इसमें कह रहा था इसकी क्रिया हमें दिखाना है, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हमें दिखाना है सोडियम मेथॉक्साइड से। तो देखिए अब रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक अपक्रियाएं, तो रासायनिक अपक्रियाओं में पहली अपक्रिया हमको दिखाना है सोडियम मेथॉक्साइड से। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम C2H5Br की क्रिया हम सोडियम मेथॉक्साइड से कराएंगे, CH3ONA, ये हमारा सोडियम मेथॉक्साइड हो गया। तो इसकी उपस्थिति में जब हम कराते हैं
तो हमारा ईथर बनता है। देखिए Na के साथ Br चला जाएगा, NaBr बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3O C2H5। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3O C2H5। इस तरह से हमारा ये ईथर बन जाता है, मिथिल इथिल ईथर बनता है। प्लस बनेगा सोडियम ब्रोमाइड NaBr। तो कह रहा था इसमें रासायनिक प्रक्रिया, पहली रासायनिक प्रक्रिया हमें दिखानी थी कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम मेथॉक्साइड से कराते हैं। दूसरी क्रिया थी क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से कराते हैं। तो ये दूसरी हो जाएगी C2H5Br की क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से कराते हैं अल्कोहलिक माध्यम में। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड हमारा अल्कोहलिक है। तो क्या होता है, तो देखिए हमारा K के साथ Br मिलकर KBr बना देगा, KBr बन जाएगा। और एक ही H यहाँ से निकलेगा, चूँकि अल्कोहलिक है तो इसलिए एक ही H यहाँ से निकल करके जो अभी हमारा असंतृप्त हाइड्रोएल्केन बनेगा, इसलिए कि H यहाँ निकलेगा, इससे जुड़ करके H2S के रूप में अलग हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो ये हमारा बनेगा C2H4 एथीन बन जाएगी। प्लस हमारा बन जाएगा KBr, प्लस हमारा बन गया KBr, प्लस हमारा बनेगा H2S। तो इस तरह से हमारी दो क्रियाएं दी थी कि इसकी बनाने की प्रयोगशाला बिट का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। फिगर आप बना लेंगे, किताब से आप बनाए होंगे आशा करता हूँ। तो रासायनिक समीकरण हमने आपको बता दिया, फिर इसकी दो रासायनिक समीकरण हमने बता दिया। तो आई होप समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है इसमें अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, ठीक, दो क्रियाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अणुसंघ के गुणधर्म क्या हैं? अणुसंघ के गुणधर्म क्या हैं? उदाहरण दीजिए। आप सामान्य अणुसंघ गुणों से आप क्या समझते हैं, किसी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए अणुसंघ के गुणधर्म क्या होते हैं। तो अणुसंघ के गुणधर्म, अणुसंघ गुणधर्म आपका 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी विलयन में उपस्थित हमारा जो अणुसंघ के गुणधर्म होता है वो क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों, अब कण में हमारे आयन भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। तो जो हमारा अणुसंघ गुणधर्म होता है वो विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। अणुसंघ गुणधर्म कहलाता है। तो देखिए अणुसंघ गुणधर्म, तो किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों, किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों की, विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या, विलय या अणुओं की संख्या,
तो यहाँ पर किसी के हम कह देते हैं कि बिलियन के वह गुण, बिलियन के वह गुण, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, बिलियन के वह गुण, बिलियन के वह गुण जो बिलियन में उपस्थित, ये हमारा हो जाएगा बिलियन के वह गुण जो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या। अब कणों की संख्या में हमारा अणुओं की संख्या हो सकती है या आयनों की संख्या हो सकती है। तो बिलियन के वह गुण जो बिलियन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या अर्थात अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, की संख्या पर, कणों की संख्या अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसके आकार एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उसके आकार एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करते अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो बिलियन के वह गुण जो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या में अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसके आकार एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये है अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म निम्न 4 प्रकार के होते हैं, निम्न 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परासरण दाब, नंबर 1 परासरण दाब, नंबर 2 वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, नंबर 3 क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, नंबर 4 हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। तो इस तरह से ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं, परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। तो आई होप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।